हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री कक्षा 12। पहला चैप्टर हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर लिया था। आज हम दूसरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। पूरा चैप्टर का सार इनमें लिया गया है, क्योंकि एक एक फैक्ट इस चैप्टर से उठाया गया है, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, आपका पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से इन फैक्ट को याद रखिएगा। आपकी एग्जाम में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख सांची कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि एक अभिलेख मिला है जो दूसरी शताब्दी का है और उस अभिलेख का नाम है सांची अभिलेख। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मगध। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है सांची, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा किन लिपियों का अर्थ निकाला गया। तो देखिए जेम्स प्रिंसेप हैं, ये ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी थे और इन्होंने ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपि है, इनका क्या निकाला था? अर्थ निकाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपि। आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लीजिए जो आपके चैप्टर में दी गई है। तो देखिए यहाँ पे दशक दिया गया है 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपियों का क्या निकाला? अर्थ निकाला। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप के अनुसार अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदसी नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक शासक का नाम मिला, वो था पियदसी। तो ये पियदसी जो शब्द है ये अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था। आपको ये फैक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पियदसी जो शब्द है वो किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो वो हुआ था अशोक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि आरंभ में मगध की राजधानी थी। तो देखिए आरंभ में यहाँ पे इस चैप्टर में एक मगध जो राज्य है उसका वर्णन दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि आरंभ में मगध राज्य की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन है राजगृह, आरा, पाटलिपुत्र या कोई नहीं। तो देखिए जो मगध था ना, उसकी राजधानी आरंभ में थी राजगृह। उसके बाद में जो पाटलिपुत्र है इसको राजधानी बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मगध की पहली राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको इस चैप्टर में फैक्ट दिए गए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। प्रारंभ में राजधानी तो राजगृह थी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट की राजगाह है, यानी जो राजगीर राजधानी थी, उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ दिया गया है इस चैप्टर में राजाओं का घर। और जो चौथी शताब्दी में राजधानी बनी थी वो बनी थी पाटलिपुत्र, जो अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछे तो आज का पटना ही पहले क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं। आपको ये बताना है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं या किस भाषा में हैं। तो प्राकृत भाषा में है, खरोष्टी भाषा में है, यूनानी में है या फिर अरेमाइक में है। तो देखिए स्टूडेंट, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ये क्वेश्चन आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम में ही पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए इस चैप्टर का एक एक फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत थी, लेकिन अशोक के पश्चिमोत्तर, अगर आपको ये नाम दे कि पश्चिमोत्तर से जो अभिलेख मिले हैं उनमें लिपि थी वो थी अरेमाइक और भाषा थी यूनानी। तो आपको ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि अशोक के पश्चिमोत्तर अभिलेख जो मिले हैं उनकी लिपि और भाषा क्या थी। तो अरेमाइक और यूनानी भाषा में वो मिले हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, यानी जो प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि बताई गई है कौन सी? तो ब्राह्मी। ये फैक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप इस फैक्ट को फिर से याद रखेंगे क्योंकि ये आपका रिपीट हो सकता है। यूनानी और अरेमाइक लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। ये जो फैक्ट है ये आपके चैप्टर में थे, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपके चैप्टर का एक एक फैक्ट है वो इन क्वेश्चन आंसर में लिया गया है, कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं गया है। तो आप गंभीरतापूर्वक इस क्लास को लीजिएगा, ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए इस चैप्टर में आपको तीन जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, तीन जो शासक हैं इन शासकों का वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कोई नहीं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट कि कलिंग जो कहाँ है? आधुनिक उड़ीसा में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है, तो उड़ीसा में। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर किसी ने नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसने विजय प्राप्त की थी तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष
अपने शासक बनने के 8वें वर्ष में कलिंग पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्र कितने थे। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्र कितने थे। तो मौर्य साम्राज्य में जो राजनीतिक के केंद्र थे वो थे 5। कितने थे, 5 थे। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि वो 5 कौन कौन से थे। तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, 4 प्रांत थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, श्रृंगगिरी। आपको ये 4 प्रांत हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और श्रृंगगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है कि यूनानी जो राजदूत है मेगस्थनीज वो किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी इंडिका। और कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, वो लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन था, तो चंद्रगुप्त का मंत्री था कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियां और उप समितियां बताई हैं। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मेगस्थनीज ने एक तो समिति बताई थी और 6 उप समितियों का वर्णन किया था। ये फैक्ट आपके चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि मेगस्थनीज सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया है। देखिए वो 6 समितियां कौन कौन सी थी। पहली थी नौसेना संचालन, दूसरी समिति बताई है यातायात और खान पान, तीसरी समिति थी स्टूडेंट पैदल सैनिकों का संचालन करने वाली, 4 नंबर पे थी अश्वारोहियों का संचालन, 5वें नंबर हत्थारोही का संचालन और छठे नंबर पर थी हाथियों का संचालन। यानी ये 6 समितियों का वर्णन आपके चैप्टर में दिया गया है। तो आपको ये फैक्ट पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति और उप समितियों का वर्णन किया है। तो उन्होंने एक समिति और 6 उप समितियों का क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था। तो देखिए ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था, राजकीय भूमि, अग्रहार, कृषि भूमि या फिर कोई नहीं। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कि ब्राह्मणों को जो दान में दिए जाने वाला भूभाग था उसको अग्रहार कहते हैं। उसको क्या कहा गया है, उसको अग्रहार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास कितनी सेना थी। यानी यूनानी जो स्रोत हैं उनके अनुसार जो मौर्य सम्राट था उस पास कितनी सेना थी। 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिकों का वर्णन है, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो ये यूनानी स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि सम्राट के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ये फैक्ट आपसे इसी क्रम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन है आपके सामने हरिशेन, माघ, महेश अत्रि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिशेन ने की थी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि हरिशेन है वो किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए हरिशेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेन किसके राजकवि थे, तो हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो संस्कृत भाषा में है। किसने की थी, हरिशेन ने की थी। और ये किसके राजकवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवा स्थान पर किन शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है उसके पास माठ के एक देवा स्थान पर जो शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी उनके बारे में आपको बताना है। तो कुषाण शासकों की थी या फिर सातवाहन शासकों की थी या फिर गुप्त शासकों की थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवा स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। किसकी मूर्तियां लगाई गई थी, आप याद रखेंगे कुषाण शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि जातक कथाएं कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जातक कथाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, अरबी भाषा में है या फिर फारसी भाषा में है या फिर पाली भाषा में है या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जातक कथाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, पाली भाषा का शब्द गहपति का प्रयोग किया जाता था। यानी आपके चैप्टर में एक पाली भाषा का शब्द दिया गया है गहपति, उसका प्रयोग किया जाता था छोटे किसान और जमींदारों के लिए, शासकों के लिए, सामंतों के लिए या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट जो पाली भाषा का शब्द है गहपति उसका प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वो अशोक था। आपके चैप्टर के अनुसार ये फैक्ट दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, अशोक था। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख अभिलेख कहलाते हैं। प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे थे, आपको ये बताना है कि उनकी भाषा कौन सी थी। प्राकृत थी, पाली थी, क्रोष्टी थी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे जो लेख होते थे उनको अभिलेख कहा जाता था और उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी, तो वो थी प्राकृत भाषा। यानी जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। एक फैक्ट आपके ये दिया गया स्टूडेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है,
ओलिगार्की या समूह शासन है। एक शब्द दिया गया है ओलिगार्की, जिसका अर्थ होता है समूह शासन है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, सत्ता राजा के हाथ में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ओलिगार्की जो समूह शासन होता है उसमें जो सत्ता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। वर्तमान में मगध कहाँ है? बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में जो मगध है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मगध वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में है। इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसे हल्दी घाटी कहाँ है? तो राजसमंद में है। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि कौन सी शताब्दी से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, 6ठी शताब्दी, या फिर 7वीं शताब्दी? तो देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी वो की थी 6ठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? देखिए मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया था। इसके कारण क्या थे? लोहे की खदानें, खेती की खास उपज, उपकरण और हथियार, हाथियों की उपलब्धता, या फिर ये सभी? तो देखिए स्टूडेंट, मगध के शक्तिशाली होने के ये सभी कारण थे, यानी लोहे की खदानें भी थी, खेतों की खास उपज होती थी, उपकरण और हथियार भी अच्छे थे, और हाथियों की वहाँ उपलब्धता थी। तो ये सभी जो कारण है वो मगध के शक्तिशाली होने के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो देखिए आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे उनकी जीवनी है, तो उसकी जीवनी को क्या कहा गया है? हर्षचरित्र, कलानिधि, प्रकाश चरित्र, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, उनकी जीवनी है उसको हर्षचरित्र कहा गया है। अब आपके सामने ये फैक्ट है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि हर्षवर्धन की जीवनी है तो हर्षचरित्र, लेखक कौन है? बाणभट्ट, और इस जो हर्षचरित्र है इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत, और ये कब लिखी गई? 7वीं शताब्दी में। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान में भी रखिएगा, ऐसे फैक्ट ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने कि प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने, शक शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, या फिर कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ 1838 में किसने निकाला था? तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीछे हमने पढ़ा था कि 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि को किसने खोजा था? प्रिंसेप ने खोजा था, और यहाँ पे 1838 दिया गया है। तो देखिए एक दशक की बात हो रही थी, यहाँ पे एक डेट की बात हो रही है, वो एक दशक के रूप में बताया गया है, और यहाँ पे 1838 एक डेट दी गई है आपको कि उस दौरान ब्राह्मी लिपि का क्या किया था? अर्थ निकाला था। ये थे आज के इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।